हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, है ना। तो शेल की वजह से कितनी कितनी फील्ड होगा वो हमने देख लिया था कि शेल वो होता है जो खोखला होता है, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर बाहर की तरफ होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि एरिया में भी कोई चार्ज नहीं होता, वॉल्यूम में भी कोई चार्ज नहीं होता, उसकी सरफेस पर होता है। समझ में आ गई बात? मतलब वॉल्यूम में नहीं होता, एरिया पे तो है ही, सरफेस पर तो है ही, लेकिन वॉल्यूम में अंदर की तरफ नहीं होता कोई भी चार्ज, ठीक है। इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट की थी और हमने 3 केसेस के लिए, जब पॉइंट पी जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो गोले के बाहर हो, सरफेस पर हो या अंदर हो। समझ में आ गई? तो इन तीनों केसेस में हमने फाइंड आउट कर ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने निकाला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर होता है उसकी वजह से आउटसाइड दी स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूरी यानी कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर कौन सी दूरी है? बिंदु ओ यानी कि सेंटर ओ की उस बिंदु पी से दूरी, है ना। तो उसके वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। सरफेस पर कैसे होता है? सरफेस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो सरफेस पर कैपिटल आर पर डिपेंड करता है, स्मॉल आर पर नहीं करता, ठीक है। हमने सिग्मा की फॉर्म में भी निकाल लिया था। और थर्ड केस में हमने कहाँ निकाला था? अंदर निकाला था, इनसाइड दी स्फीयर। और हमने कितना फाइंड आउट किया था? हमने देखा था कि वो 0 आता है, क्योंकि इनसाइड दी स्फीयर कोई चार्ज ही नहीं है, और चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इसके लिए हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया था कि ये तो रेडियस आर है यहाँ पर, तो ये तो सरफेस ऑफ दी, ये क्या है? ये है सरफेस ऑफ दी स्फीयर, सरफेस ऑफ दी स्फेरिकल शेल, ठीक है। ये तो सरफेस है, सरफेस पर स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल होगी, बाहर जो है स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा होगी और अंदर स्मॉल आर कैपिटल आर से कम होगी। तो यहाँ पर तो फील्ड 0 है, यहाँ पर आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ गई बात? तो ये सारा काम हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। किसकी वजह से देखेंगे? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, ठीक है। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है, टॉपिक मतलब ये हमारे एप्लीकेशन ही चल रहे हैं भाई। अभी तक हम कितने एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं? एक तो हमने लाइन चार्ज की वजह से पढ़ा था, फिर नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से पढ़ा था, फिर कंडक्टिंग शीट की वजह से पढ़ा था, फिर हमने किसकी वजह से पढ़ा था? शेल की वजह से, ठीक है, स्फेरिकल शेल की वजह से पढ़ा था, ठीक है। और अब ये हमारा है 5th नंबर का, 4 कर चुके हैं एप्लीकेशन, 5th एप्लीकेशन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 5th एप्लीकेशन देखें। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फिर हम देखेंगे कंडक्टिंग की वजह से, ठीक है। तो अब की बार जो मेरा स्फीयर है वो कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, स्फेरिकल शेल नहीं है अब की बार खुद पूरे के पूरे स्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? स्फेरिकल शेल तो खोखला होता है, अंदर से वॉल्यूम में कुछ नहीं होता, लेकिन हम बात करेंगे अब की बार स्फीयर की, एक तरीके से सॉलिड स्फीयर की, जिसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो देखें मेरे पास एक स्फीयर है और वो कैसा है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो ये मैंने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, और कुछ चार्ज इसको मैंने दे रखा है यूनिफॉर्मली, इसको मैंने वॉल्यूम में चार्ज दे रखा है। और कितना चार्ज दे रखा है? कैपिटल क्यू। तो ये चार्ज कितना दे रखा है मैंने इसको? कैपिटल क्यू चार्ज। तो कैपिटल क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इस स्फीयर की वजह से फाइंड आउट करना है किसी बिंदु P पर, जैसे सपोज करो कि यहाँ कोई बिंदु है P, वही पहले की तरह, है ना, स्मॉल आर ये रेडियस है, और ये बिंदु P जरूरी नहीं है ऐसे सीधे लाइन में लो, हो सकता है कोई रेडियस यहाँ दिखा दे, बिंदु यहाँ ऊपर दिखा दे, है ना, तो ऐसे डिस्टेंस ले लोगे। कोई बच्चा यहाँ दिखाना चाहता है, कोई यहाँ दिखाना चाहता है, कहीं पे भी, मतलब डिस्टेंस कोई सी भी हो सकती है। समझ में आ गई बात आपको?
तो आपको फिर से वही काम करने हैं तीनों केसेस के लिए, यानी कि जब ये बिंदु P जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो गोले के बाहर हो तो कितना होगा, सरफेस पर हो तो कितना होगा, अंदर हो तो कितना होगा। समझ में आ गया? तो पहले इसको एक बार बता दें, इसको एक बार इंट्रोड्यूस कर दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए कंसीडर नॉन कंडक्टिंग sphere of radius capital R that is uniformly charged with capital Q charge। ठीक है, that is uniformly charged with capital Q चार्ज। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे के पूरे स्फेयर में, और स्फेयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ध्यान रखना। अब की बार हमने सरफेस पर नहीं शो किया है, वॉल्यूम में शो किया है। समझ में आ गई बात आपको? तो कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फेयर में जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो आप क्या लिखोगे आगे, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्फेयर। तो फिर से 3 कंडीशंस बनेगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 3 केसेस बन सकते हैं, या तो बाहर होगा या इस पर होगा, या उससे पहले एक काम कर लेते हैं। जैसे पिछली बार हमने स्फेरिकल शेल जो था तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली थी क्योंकि वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब की बार वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम किससे शो करते हैं, रो से शो करते हैं। आपको याद होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, V वॉल्यूम में, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और V वॉल्यूम है। और गोले का आयतन कितना होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर इसलिए लिया है क्योंकि हमने रेडियस कैपिटल आर कंसिडर किया है। अगर क्वेश्चन में आपको या पेपर में आपको स्मॉल आर दे रखी है तो आप स्मॉल आर मान लेना और इस डिस्टेंस को R1 R2 R3 मान लेना। बात समझ में आ गई? तो इसको आप R1 R2 R3 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो पहला केस क्या बनता है, केस फर्स्ट क्या बनता है, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इज पॉइंट P इज आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फेयर यानी कि बाहर है। तो आप चित्र कैसे बनाओगे इस केस में, देखो भाई डायग्राम ऐसे बनेगा आपका, ये लो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसमें कितना, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सेंटर हो गया O, ठीक है, ये रेडियस हो गई कैपिटल R, है ना, और ये कोई बिंदु हो गया यहाँ पे P, ये आपकी डिस्टेंस हो गई स्मॉल r। समझ में आ गई बात आपको? तो फिर आप क्या करते हो, इस पे जो बिंदु P है इसी पे हम एक गाउसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं कि नहीं करते, हम यही तो करते हैं। इस बिंदु P जहां पर भी आपने बिंदु P लिया है उतना ही बड़ा हम क्या करते हैं, एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। मैंने बिंदु P ज़्यादा ही दूर ले लिया, आप पास भी ले सकते हो, फिर एक गाउसियन सरफेस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ ले लिया तो मैंने उतना ही बड़ा गाउसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, ये क्या है आपका गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस या गाउसियन स्फीयर। अब इसकी जो आपकी रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर, जो ज़्यादा है किससे, कैपिटल आर से। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन किसके है, कैपिटल आर के। समझ में आ रही है बात आप सभी को? ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप निकालोगे कि कितना चार्ज एनक्लोज है। ठीक है, देयरफॉर फ्लक्स, अच्छा वो सारी डिटेल तो आप लोग लिख लोगे ना, या फिर वो भी मैं लिखवाऊँ, चलो लिख देती हूँ।
according to diagram, to find electric field at point P, that is at small r is greater than r, we draw a Gaussian surface. Gaussian surface एक imaginary closed surface ही तो होती है. We draw a Gaussian surface of radius small r. ठीक है. Therefore, flux passing through this surface, कितना फ्लक्स पास होगा? फाई इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज. फ्लक्स की परिभाषा यही तो होती है क्यू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. गॉस लॉ के ही तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं. और गॉस लॉ हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू क्या है? एनक्लोज चार्ज इन दी गाउसियन सरफेस. तो फाई बराबर क्या होता है? एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. एनक्लोज चार्ज कितना है भाई? कैपिटल क्यू. देखो ना गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू ही तो है. तो वो लिख देंगे अपन. ठीक है. तो अब क्या लिखोगे? देयरफॉर फाई इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2. ठीक है. फिर आप क्या कहोगे? सिंस फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डी एस. ई क्या है? डी एस क्या है? ई है इस गाउसियन सरफेस पर, आप इस बिंदु पर ही मान लो चाहे. ठीक है. क्या मानेंगे हम? एक सरफेस एलिमेंट मानेंगे, है ना. उसके लिए ds भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है. दोनों कैसे हैं? पैरेलल. एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री. ठीक है. तो अब क्या कहोगे? सिंस इसको आप कैसे खोलोगे? ई ds cos थीटा. ठीक है. सिंस E इज पैरेलल टू ds वेक्टर, तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री. तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो आपके पास फाई बराबर कितना आ गया? E ds. इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3. इक्वेशन 3 को 2 में रख दो. जो फाई है उसकी जगह ई डी एस लिख सकते हैं अपन, है ना. बाय इक्वेशन 2 एंड 3 ई डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ई को बाहर ले लो. इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डी एस क्या है? एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस. तो आप बता देना यहाँ पे, सिंस इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस. और गाउसियन स्फेयर जो है उसकी हमने रेडियस कितनी मानी है? स्मॉल आर. यहीं पे तो बताया गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर. स्मॉल आर है तो एरिया स्मॉल आर में ही आएगा, इसलिए हमने स्मॉल आर रख दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ठीक है. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. ये आ गई आपकी. अब इसको आप रो की फॉर्म में इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आप कैपिटल क्यू की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे. तो आप क्या लिखोगे? बाय इक्वेशन 1 कैपिटल क्यू कितना आएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. वो मैं रख सकते हो यहाँ पे. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू रख दो. रो 4/3 पाई आर क्यूब. नीचे कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. क्या क्या कट गया? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया. क्या बच गया? रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. समझ में आ गई? तो ये भी सही है आपका, लेकिन ये किसकी फॉर्म में है? रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में. तो देयरफॉर आपके पास ई कितना आ गया? ई आपके पास आ गया रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ गया आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से. तो पेपर में बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और ये देखना समझना कि वो किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और कहाँ कहाँ पूछ रहा है. बाहर पूछ रहा है, स्फीयर पर पूछ रहा है, अंदर पूछ रहा है, या सभी जगह पर पूछ रहा है, या फिर कुछ भी नहीं कहा तो सभी जगह बताना पड़ेगा आपको. समझ में आ गई बात आपको? यानी कि सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा कि टू यूजिंग Gauss law find out the electric field due to a uniformly charged non-conducting sphere, और कोई केस नहीं कहा.
तो पूरा ही करना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफाई कर दिया है उसने केस, तो आपको केवल वही बताना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना कि वो नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से है, या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से है, या कंडक्टिंग शीट की वजह से है, कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से, या स्फेरिकल शेल की वजह से है, या फिर एक लाइन, इनफाइनाइट लाइन की वजह से। तो पढ़ लेना, हर केसेस एक दूसरे से लिंक्ड टुगेदर, जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे से, और हर चीज़ एक दूसरे से अलग भी है। तो कहाँ अलग है, कहाँ सिमिलर है, क्या क्या उसमें खासियतें हैं, तो मैं बताती भी जा रही हूँ और आप भी थोड़ा ध्यान देते जाओ, ठीक है। तो बाहर है तो हमने सारा काम वही किया है जो पिछले उसमें किया था, ठीक है। आंसर भी वही आया है हमारा, लेकिन ये वाला अलग है, वो सिग्मा की फॉर्म में था, अलग आया था, लेकिन ये रो की फॉर्म में है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। तो वॉल्यूम से पता लग रहा है कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, सिग्मा है तो पता चलेगा कि स्फेरिकल शेल है। समझ में आ गई बात आपको। कल हम पढ़ेंगे जब सरफेस पर होगा और अंदर होगा पॉइंट पी, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।